हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों, मैं रेगुलरली पॉलिटिकल कंसेप्ट्स कवर करते रहती हूँ, तो अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, उसके लिए प्रेस द बेल आइकन। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 मिनट इस स्लाइड को पॉज करके देखिए। ये सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ एंड वो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था इकोलॉजिज्म और आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज्ड, बहुत ही ज्यादा डिबेटेड एंड कंटेस्टेड टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। तो पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म, देखिए इसमें दो वर्ड हैं, पोस्ट एंड मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म के बाद जो भी चेंजेस आए, जो भी थिंकिंग आई, जो भी आइडियाज आए, उसको पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं। ठीक है, एक ये ब्रॉड मूवमेंट है जो कि डेवलप हुई मिड टू लेट 20th सेंचुरी में अक्रॉस फिलोसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, क्रिटिसिज्म। और इसका जो मेन, अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करवाऊं आपको, तो ये है कि जो मॉडर्निज्म था उसकी जो जितनी भी थ्योरीज है ना, उससे स्लाइटली डिफरेंट जाता था इसका कंसेप्ट, यानी इसका सोचने का तरीका हर एक स्फीयर में, फिलोसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर, सोचने का तरीका, साइंस, रीजन, सोसाइटी कैसे होनी चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होने चाहिए, सोशल रिलेशन कैसे होने चाहिए। और ये यूज करते थे पोस्ट मॉडर्न आइडियाज, यानी कि जो मॉडर्निज्म के बाद जो आइडियाज आए पॉलिटिकल साइंस में, उसको रेफर करने के लिए। इसको डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज अगर हम पोस्ट मॉडर्न का जो मेन उनका बेस देखें कि क्या है पोस्ट मॉडर्न, तो पोस्ट मॉडर्न वो सारी टर्म्स है जिसकी कोई डेफिनेट टर्म ही नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है जो एग्जिस्ट करता है। देखिए, ट्रूथ के भी इसमें बहुत सारे मीनिंग है। तो मॉडर्निज्म के बाद जो भी चेंजेस आए वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। इसमें ये माना जाता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड सोसाइटी है ना, वो बहुत ही आउटडेटेड लाइफस्टाइल हो गई है उनकी, एंड उसमें कुछ चेंज ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है वो फेसलेस ब्यूरोक्रेसी है। एंड एंड इनका मानना ये होता है कि जो वेस्टर्न इनका जो सिस्टम है, इतना ज्यादा इनको बिल्कुल सिस्टमेटिक कर दिया है कि जो लोगों की फ्रीडम है ये और बाकी राइट्स हैं, उनका सिर्फ एक ही नोशन निकलता है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिकॉज हर एक के लिए हर डिफरेंट मीनिंग हो सकता है दैट मूव बियॉन्ड द प्रिमिटिवनेस ऑफ एंशिएंट ट्रेडिशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस। मतलब सिर्फ उन पे जो आधारित है वो सब नहीं है पोस्ट मॉडर्निज्म, उसके बाद भी कुछ है, मतलब रीजन पे इनकी बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। ये एंटी फाउंडेशनलिस्ट इनको भी बोलते हैं। फाउंडेशन मतलब जो मतलब बेसिक जो कंसेप्ट्स ने एक नींव टिकाई है, तो उसके ये थोड़ा अगेंस्ट है, बिकॉज ये जब डिफाइन करने आते हैं सारे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स, तो इनका एक अलग मीनिंग निकलता है। पोस्ट मॉडर्निज्म में एक फेमस नाम है जीन फ्रैंकोइस लॉर्ट। इन्होंने डिफाइन किया था पोस्ट मॉडर्निज्म को एज इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव्स। तो मेटा नरेटिव्स क्या होता है? मेटा नरेटिव्स होता है बेसिकली, नरेटिव्स क्या होता है? नरेटिव्स होता है किसी का कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू या आइडिया किसी के बारे में, एंड क्या विचार है। तो मेटा नरेटिव क्या होता है? जिस भी चीज के आगे मेटा लग जाता है, उसका मतलब नरेटिव ऑफ नरेटिव, यानी कि एक्स ऑफ एक्स अगर आप बोलो तो, यानी कि नरेटिव्स के भी नरेटिव्स। इनक्रेडुलिटी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग आर्डरेंट ऑपोजिशन जो हम करते हैं। नेक्स्ट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से ही इसको समझा जा सकता है। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है ना, वो बिलीव करते हैं कि जो ट्रुथ है ना, वो रिलेटिव होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज सच है तो वो हमेशा ही सच रहेगी, एंड ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो डिटरमाइन करे कि उनके लिए ट्रुथ क्या है। ये चैलेंज करते हैं कोर रिलीजियस और कैपिटलिस्टिक वैल्यूज की, बिल्कुल इन्होंने नॉर्म्स बना दिए ना कि रिलीजन में बस यही होगा, कैपिटलिस्टिक ये चीज है, स्पेसिफाई कर दिया, तो ये उसके अगेंस्ट है। ये चेंज चाहते हैं ताकि एक नई एज आए लिबर्टी की विद इन ग्लोबल कम्युनिटी। ये वर्ल्ड को देखते हैं अपने आप से दूर होके। अगर जैसे आपको टास्क मिले कि आप अपने बारे में कोई गलती ढूंढिए, तो आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आती जितना सामने वाला आपको बताए। तो ये उस नजरिए से वर्ल्ड को देखते हैं ताकि उनके जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, वो सुधार सकें।
ये बिलीव करते हैं कि किसी के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डिफाइन कर दे कि हाँ बस यही ट्रूथ है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन डिफाइन करेगा तो वो हमेशा अपने बेनिफिट के लिए करेगा, और वही आइडिया सब पे इम्पोज कर दे कि हाँ कि मॉरल राइट और रॉन्ग, कि ये मोरालिटी के हिसाब से ये सही है ये गलत है। इनका मेन एम्फेसिस होता है डिस्कोर्स में, डिबेट में एंड डेमोक्रेसी में, यानी कि 3D। तो ये एक्रोनिम है 3D, डिस्कोर्स, डिबेट एंड डेमोक्रेसी। अब ये डिफेंड करते हैं मदर अर्थ को, और इनका मानना है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है, इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन और इनके काफी इकोनॉमिक बेनिफिट की वजह से इस इनका डिस्ट्रक्शन हुआ है नेचर का। ये डिफेंड करते हैं फेमिनिस्ट का कॉज, होमोसेक्सुअल का कॉज। ये इनको रिग्रेट है कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट है एंड रिलीजन है, उन्होंने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए हैं। इनका मानना है कि जो नेशनलिज्म है ना, वो बहुत बड़ा रीजन है बिहाइंड वॉर। एंड इन शॉर्ट अगर आप बोल सकते हो कि सिविल वॉर या फिर जो डिस्टर्बेंसेस है लॉ एंड ऑर्डर की, कम्युनल राइट्स है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग ही इसका रीजन है। और इसलिए ये प्रपोज करता है कि इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए, एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए हमें, टॉलरेंस, ताकि सब लोग जो सेपरेट सेपरेट कंट्रीज हैं वो यूनाइट हो सके पीसफुली। ये क्लेम करते हैं कि जो कलेक्टिव ओनरशिप है ना, वो ज्यादा फेयरली एडमिनिस्ट्रेट करेगी गुड एंड सर्विसेज को। बट इसके भी अपने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, हमने सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म में बहुत पढ़ा है इन इस पॉइंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि इनकी सेंट्रल थीम क्या है। देखिए, ये रिएक्शन है अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल्स, कि उन्होंने प्रॉपर रूल्स बना दिया, एजम्पशंस बना दी, वैल्यूज दे दी, क्योंकि इनका मानना है कि कोई भी किसी के लिए वैल्यूज देने वाला नहीं है। इनका जो मेन सेंट्रल थीम है, जैसे कि फर्स्ट रियलिटी, इनके लिए जो रियलिटी है वो रिलेटिव रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी है, कि किसी चीज के रिलेशन में है। जरूरी नहीं है कि जो एक सिचुएशन में सही हो वो हर सिचुएशन में सही हो। दूसरा है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मानते हैं कि जो रीजन और लॉजिक है उसका यूज करना चाहिए इनके बेनिफिट के लिए, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए, ना कि इंडिविजुअलाइज करने के लिए सारी चीजें। और इनका मानना ये भी है कि जो रीजन एंड लॉजिक है वो ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है, एंड मोरालिटी कोई किसी को ऐसे दे नहीं सकता। आपको खुद ही सोचना है, खुद ही एनालाइज करना है एंड ये डिटरमाइन करना है कि क्या सही है क्या गलत है। चौथा इनका एम्फेसिस है लैंग्वेज में। अब इसमें मैंने दो नाम आपको बताना चाहूंगी, फर्डिनेंड डी सोसिएरा, जो कि मानते थे कि जो लैंग्वेज है वो सिमेंटिकली सेल्फ कंटेन्ड है, कि वो अपने आप में कंटेन्ड है और उसको खुद से रेफरेंस किया जाता है। एंड दूसरा जैक्विस डेरिडा। तो ये जो डेरिडा है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जो लीडिंग प्रैक्टिशनर थे डीकंस्ट्रक्शन के। डीकंस्ट्रक्शन अभी हम वीडियो के लास्ट तक देखिए, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, डीकंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आगे डिटेल में, जिसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म और रिलेटिविज्म की। तो देखिए, इनकी जो डॉक्ट्रिन्स है ना, वो सम फॉर्म ऑफ मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और इथिकल रिलेटिविज्म है। तो अब ये इतने भारी भारी वर्ड्स का मीनिंग क्या है। एपिस्टेमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की स्टडी करना। मेटाफिजिकल मतलब होता है कि यूनिवर्सल फिनोमेना के बारे में हम जब पढ़ते हैं। इथिकल रिलेटिविज्म, इथिकल मतलब विच इज रिलेटेड टू इथिक्स, एंड रिलेटिविज्म की किसी भी चीज को हम रिलेटिव के तौर में देखना। रिलेटिव मतलब अगर मैं बोलूं कि ए हमेशा सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ए हमेशा सही नहीं हो सकता, बिकॉज उसको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे ए सिचुएशन 1 में सही हो सकता है, ए सिचुएशन 2 में सही हो सकता है, मे बी सिचुएशन 3 में सही नहीं हो सकता। मतलब ए का सही होना या ना होना सिचुएशन 1 2 3 पे डिपेंड करता है, तो वो रिलेटिव है। एंड ये डिनाई करते हैं, ये बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी जो कि ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑब्जेक्टिव की रियलिटी को अगर हम ऑब्जेक्टिव बनाना, यानी कि जब हम एमसीक्यू करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना कि 4 में से एक ही सही होगा, लेकिन जब हम सब्जेक्टिव कोई चीज अटेम्प्ट करते हैं तो हमें पूरा पूरा आंसर लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको बता रहे हैं कि इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं सब्जेक्टिव में, बट ऑब्जेक्टिव में हम उसको डिफाइन करते हैं एक सिंगल एमसीक्यू के अंदर, जो कि सही नहीं होता। रियलिटी की बात करें, नॉलेज की बात करें एंड वैल्यूज की बात करें, ये डिस्कोर्सेस से ही आती है, और ये बहुत ज्यादा वेरी करती है जिस हिसाब से जो पर्टिकुलर थिंकर है वो आपको बताए। अब जैसे मैंने आपको ये वाला चैप्टर पढ़ाया, तो मेरे पास जितनी नॉलेज थी और मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने आपको उस तरीके से पढ़ाया। अगर आप किसी और से पढ़ेंगे तो वो अपने व्यू से पढ़ाएगा। ऐसे ही अगर आप 10 लोगों से पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि सबका जो स्टाइल है वो सब सेम हो, आपको हर कोई अलग अलग बातें बता सकता है।
तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि आप पढ़ो, लेकिन क्या सही है क्या नहीं वो आपको खुद डिसाइड करना होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेडरिच नीत्शे। इनका एक वर्क था जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया कि ये इल्यूजन, इल्यूजन मतलब जो हम भ्रम में नहीं रहे होते, जो एनलाइटनमेंट ने क्रिएट की थी। एनलाइटनमेंट मतलब वो सारी अवेयरनेस, रैशनल जो थिंकिंग्स निकली थी, जिससे हमें पता चला हमारे राइट्स क्या हैं। क्योंकि ये इन्होंने बोला कि जो इनलाइटमेंट है ये इंस्पायर है द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। मैंने अभी बताया ना कि ऑब्जेक्टिविटी के बिल्कुल अगेंस्ट है ये, मतलब बिल्कुल भी नहीं, बट इनका मानना है कि बिल्कुल एक चीज सत्य नहीं हो सकती। जैसे कि ये बोल रहे हैं कि कोई भी मॉरल फैक्ट्स नहीं होते, सिर्फ मॉरल इंटरप्रिटेशन होती है। अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि मॉडर्निटी क्या है, तो सबके लिए अलग अलग चीज हो सकती है मॉडर्न। तो वैसे मैं आपको एक चीज पूछना भी चाहती हूँ कि आपके लिए मॉडर्निटी क्या है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये आप कमेंट करके बताइए आप सब कि आपके लिए मॉडर्निटी क्या है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर 10 लोग भी मॉडर्निटी के बारे में पूछे बोलेंगे तो सबके अलग अलग जवाब होंगे। तो विच गिव राइज टू डिफरेंट एग्जिस्टिंग मॉरल कोड्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट एग्जिस्टिंग मॉरल कोड्स, सबके अलग अलग एस्पेक्ट्स सेम टाइम में आ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट माइकल फौकॉल्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेडरिक नीचे, मार्टिन हेडिगर, जीन फ्रैंकोइस लॉटर, जैक्यूस डेरिडा, रिचर्ड रॉर्थी। तो हम सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट आए माइकल फौकॉल्ट। तो इनका जो एम था वो डिटरमाइन करना था कि नोशन कि ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल लिबरलिज्म है और इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस है ना, जो कि लेट 18 सेंचुरी में डेवलप हुए, इनसे क्या हुआ, इनका रिजल्ट क्या हुआ। इनका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिविजुअल जो है उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गई। ठीक है, तो इनके हिसाब से सब चीज़ इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फिर जो आइडियोलॉजी है उसका रोल क्या है असर्ट करने में और मेंटेन करने में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर। ठीक है, ये इनके मेन क्वेश्चंस हैं। इन्होंने अटैक किया एनलाइटनमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एनलाइटनमेंट जो बेस था वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे बेस्ड था, बल्कि जो लेकिन लोग ये जो थे पोस्ट मॉडर्निस्ट वो सपोर्ट करते थे सब्जेक्टिविटी, एंड जिसका मेजर इम्पैक्ट पड़ा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। अभी मैंने बताया था डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इस वीडियो के एंड में हम पढ़ेंगे। इन्होंने एम्फेसिस किया जो डिस्कोर्सेस थे, और जिसको लेटर इन्होंने बोला कि डिस्कर्सिव फॉर्मेशन। क्योंकि जैसे अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल थिंकर्स आपको अलग अलग चीजें बताएंगे, तो एक क्या बनती है, एक एक व्यू पॉइंट बनता है। तो इनका मेन एम्फेसिस व्यू पॉइंट बनाने में था। इनके इंपॉर्टेंट वर्क माइटनेस एंड सिविलाइजेशन 1961, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976, ये 3 वर्क है। नेक्स्ट फ्रेडरिच नीशे, ये क्रिटिक थे ट्रेडिशनल रिलीजियस के एंड पॉलिटिकल थॉट के। क्योंकि वो बिल्कुल ही पर्टिकुलर होता है कि ये पर्टिकुलर रिचुअल है, ये पर्टिकुलर आपके नॉर्म से आपको यही फॉलो करना है, तो ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे। इन्होंने फोकस किया इंपॉर्टेंस ऑफ विल। विल मतलब कि आपकी क्या चाह है, डिजायर है, और स्पेशली विल टू पार एंड इट एंटिसिपेटेड। एंटिसिपेट करना है कि किसी चीज का पहले से अंदाजा लगाना। मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिज्म की मॉडर्न मॉडर्न टर्म्स में एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है एंड उससे रिलेटेड क्या क्या आइडियोलॉजी है। इन्होंने अपना जो व्यू पॉइंट था उसको समड अप किया, यानी कि क्लब किया, ब्रीफ किया कि एक डिक्लेरेशन में, और वो डिक्लेरेशन थी गॉड इज डेड। तो इसलिए आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, बल्कि जो गॉड तुम्हारे अंदर है, यानी कि तुम्हारा जो मेंटल डेवलपमेंट है, उस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तो इनका जो मेन वर्क था वो था बियॉन्ड गुड एंड इविल 1886, ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरल 1887। अब बात करते हैं मार्टिन हेडिगर की। इनका मेजर इन्फ्लुएंस था डेवलपमेंट ऑन ऑफ फिनोमिनोलॉजी एंड एक्सिस्टेंशियलिज्म। देखिए फिनोमिनोलॉजी क्या होती है कि फिनोमिना, देखिए फिनोमिनोलॉजी स्टडी होती है स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, कि हमारा जो पहला व्यू पॉइंट है उसका क्या स्ट्रक्चर है। और दूसरा एग्जिस्टेंशियलिज्म। देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म एक थ्योरी कह सकते हैं या अप्रोच कह सकते हैं, जिसका मेन एम्फेसिस होता है कि इंडिविजुअल है, कि जो इंडिविजुअल पर्सन है ना उसका एग्जिस्टेंस एज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एजेंट, कि वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट एंड जो उनके विल्स हैं वो खुद ही डेवलप कर सकते हैं, और उनका क्या व्यू पॉइंट है उससे रिलेटेड। तो इनके जो
फिलॉसफी थी उसका फंडामेंटल क्या था कि क्वेश्चन करना कि बीइंग का मतलब क्या है, कि हमारे अंदर जैसे बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग, तो बीइंग क्या है हम, सेल्फ कॉन्शियस बीइंग मतलब होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो जो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस है कि हम जो सोच विचार करते हैं उससे रिलेटेड जो हमारे एक व्यू पॉइंट बनता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, ये रिकॉग्नाइज करते हैं ह्यूमन एसेंस एज द रेल्म ऑफ डिस्क्लोजर, कि जो ह्यूमन की जो एसेंस है, जिससे कि जिससे क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है उसका डोमिनेंस हुआ ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे। अगर इनका आप वर्क देखें तो बीइंग एंड टाइम, ये 1927 में आई थी। नेक्स्ट जीन फ्रेंकोइस लर्टार, तो इन्होंने पॉपुलराइज किया था पोस्ट मॉडर्निज्म को अपनी एक डेफिनेशन के थ्रू, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेशन, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अगेंस्ट नरेशन ऑफ नरेशन। ठीक है, ये ही मीन स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या होती है, एक जनरल फीलिंग होती है डाउट की किसी चीज को लेके। ठीक है, जब हम किसी पे बिलीव नहीं करते एंड थोड़ा डाउटफुल होते हैं अबाउट किसके अगेंस्ट, क्रीड्स एंड आइडियोलॉजीज, जो कि बेस्ड थी यूनिवर्सल थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री की, सबने एक ही थ्योरी बना दिया है एंड विच व्यूज जो सारी जो सोसाइटी थी उसको एक कोहेरेंट टोटलिटी में देखती थी। और ये कैसे हुआ कि साइंस का लॉस टू अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो कम्युनिज्म इनके हिसाब से एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म अब रहा नहीं है, कि अगर कैपिटलिज्म है तो उसका ऑल्टरनेटिव आप कम्युनिज्म ले आओ, नहीं, क्योंकि इनके हिसाब से क्या था कि मल्टीपल फेसेस होते हैं, लोग सिर्फ एक चीज पे रह के उस सिस्टम को रिप्लेस कर लेते हैं। बट ऐसा अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमेशा एक कोई पर्टिकुलर थ्योरी टोटलिटी में आप नहीं अप्लाई कर सकते किसी भी सोसाइटी, किसी भी सोशल इन्वायरमेंट में। इनका वर्क देखिए तो इनका वर्क देखते हैं द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, 1979 में आया। नेक्स्ट जैक्विस डेरिडा, तो ये प्रोपोनेंट है डीकंस्ट्रक्शन की, जिसको हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी बोलते हैं। अब ये डीकंस्ट्रक्शन होता क्या है, डीकंस्ट्रक्शन एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा कार्य है जिसमें हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन किससे रिलेटेड, कि जो पुराने टेक्स्ट हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि जैसे कल्चरल लाइफ क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन कैसे सॉल्व करनी है, क्या अपोजिशन है उन ऑथर्स का, एंड नॉट फुली कॉन्शियस एंड फॉर विच दे आर नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल, कि जो यानी कि इन शॉर्ट हम हर एक चीज पे जब हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि क्या उसकी कल्चरल लाइफ ऐसे ही क्यों थी और ऐसे ही आपने कॉम्प्लिकेशन ऐसे ही सॉल्व क्यों की, ये जो ऑथर्स हैं ये क्या इन पूरे कॉन्शियस थे एंड क्या पूरे रिस्पॉन्सिबल थे, इन्होंने क्या सही सही कॉन्ट्राडिक्शन दी है कि नहीं। हम हर चीज जब क्वेश्चन करते हैं इससे क्या होता है, हमारा व्यू पॉइंट बढ़ता है। कि अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर प्रेजेंट में भी कोई करंट सिचुएशन हो रही है एंड आप सिर्फ एक व्यू पॉइंट पे आधारित हो, यानी कि सिर्फ आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिए, आपने न्यूज़ देख ली, आपने सारी डिबेट सुन ली, आपने सब कुछ सुन लिया, बस आपने वो जो जो उन्होंने बोला आप उस पे अगर फोकस करके अपना एक व्यू पॉइंट बना रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा सही हो, क्योंकि क्या पता बाहर से वही चीजें निकलते हो जो लगे कि निकालना जरूरी है, एंड जो एक्चुअल पिक्चर है वो सिर्फ सोचने पे मिले आपको, हो सकता है ना। क्यों, तभी तो जैसे जितने भी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी जो सोशल साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं, जितने भी सोशल साइंस के जो रिसर्चर होते हैं, उनका फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा अगर वो सिर्फ इन सब चीजों पे बिलीव कर लें, तो उनका क्या काम रह गया। अब साइंस वगैरह में आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन अगर एज अ रिसर्चर कोई है तो उनको जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ कंक्लूड करना पड़ता है, कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट बनाना पड़ता है, तब जाके एक्चुअल पिक्चर उनके पास समझ में आती है एंड देन वो बताते हैं बाकियों को। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सुनना है, आपको बताना भी है ना। आपका व्यू पॉइंट मे बी आपका जो व्यू पॉइंट है आपको कहीं और ऐसी जगह इस पॉइंट पे ले जाए जहां पे आपको रियलिटी एक अलग स्फेयर में नजर आए, जो एक्चुअली क्या पता आपको दिखाई ना जा रही हो। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस, जो उनका कॉन्सेप्ट है डिफरेंस का, उन्होंने अलाउ किया कि कांस्टेंट स्लाइडिंग, कि आप स्विच कर सकते हो बिटवीन मीनिंग एंड दैट देयर इज नो कलर ऑपोजिट्स। आप मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, अगर आपका एक व्यू पॉइंट है तो वो और टॉलरेंस भी है, तो वो कैसे पता चलता है कि अगर कल एक दिन आप किसी एक साइड में थे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपने रिसर्च करके आए आपको कुछ और चीज पता चली एंड दूसरे सिचुएशन में आप दूसरी साइड हो। तो जो लोग ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल हर सिचुएशन में सिर्फ एक ही साइड को लेके
आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मे बी हो सकता है कि उनका सच में उस थ्योरी पे ज़्यादा बिलीव हो, लेकिन हर सिचुएशन में कोई एक पर्टिकुलर थ्योरी कभी सही नहीं हो सकती। ये प्रूवन फैक्ट्स है कि हर सिचुएशन में कोई भी चीज एक पर्टिकुलर चीज सही नहीं हो सकती। तो अगर आप किसी को से पॉलिटिकल पार्टी देख लो, से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी देख लो, अगर आप उनको इकोनॉमिक सोशल कल्चरल वगैरह हर एक चीज में एक ही को सही प्रूव कर रहे हो तो जरूरी नहीं है, या फिर एक ही को आप अपोज करे जा रहे हो हर एक चीज में कि हाँ इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ। बट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए जो आपको पता ना हो, एंड बहुत सारे ऐसी चीजें आए जिसमें वो पार्टी सही हो। तो अगर कल को आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनको सपोर्ट कर लिया तो लोग जो बोलते हैं ना कि आप तो भाई ये वाली को सपोर्ट कर देते हैं, आप इसको नहीं, नहीं वो गलत है। बात ये होती है कि आप मल्टीपल चीजों में मल्टीपल लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, अगर वो अपोजिट में है तो वो आपकी गलती नहीं है, आपका व्यू पॉइंट सही होना चाहिए। इनका वर्क देख लेते हैं, राइटिंग एंड डिफरेंसेस 1967, मार्जिन ऑफ फिलोसफी 1972, स्पेक्टर्स ऑफ मार्क्स 1993, रिचर्ड रॉर्थ। ये इनका फोकस था पॉलिटिकल इशू में, स्पेशली लैंग्वेज और माइंड की एनालिसिस। और इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया था आइडिया को कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्टिव चीज है, कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ज्यादा ये बिलीव करते थे कि सब्जेक्टिव चीज में, और इनका मानना था कि जो फिलॉसफी है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि एक कॉन्वर्सेशन ही तो है, कि जिससे कुछ ना कुछ, अगर हम जैसे फिलॉसफी का अगर हम बोले डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की टर्म्स में, कि जैसे कुछ थीसिस होते हैं, आइडियाज होते हैं, कुछ एंटी थीसिस होते हैं कि एंटी उसको क्रॉस आइडियाज आते हैं, देन कुछ सिंथेसिस निकलती है, तो एक कन्वर्सेशन ही तो है। इन्होंने सपोर्ट किया था एक प्रेगमेटिक यानी कि प्रैक्टिकल ब्रांड ऑफ लिबरलिज्म, जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, दैट ओवरलैप, जो कि कभी कभार सोशल डेमोक्रेसी के साथ भी ओवरलैप हो सकता है, एंड दैट इज नॉर्मल। जरूरी नहीं है कि सोशलिज्म और लिबरलिज्म अलग अलग एग्जिस्ट करते हो, दोनों साथ में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं भाई। और इनका वर्क है फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर 1979, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ pragmatism 1982 एंड कंटिजेंसी आरएनए एंड सॉलिडारिटी 1989। तो दोस्तों इसके साथ खत्म होता है पोस्ट मॉडर्निज्म। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी वीडियोस डाल रखे, तो आप वो मेरे चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।